Assalamu alaikum class. I am Dr. Lena. Today we are going to start our first course, Emergency Medicine. और आज हमारा फर्स्ट डे है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हेडेक इन इमरजेंसी मेडिसिन। बेसिकली हेडेक जो है वो आपकी एक कॉमन प्रेजेंटेशन है और इमरजेंसी में भी पेशेंट प्रेजेंट हो सकते हैं हेडेक के साथ और ओपीडी में भी। अब एज अ डॉक्टर आपका मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि एक बंदा जो हेडेक के साथ इमरजेंसी में आया है हम इवेल्युएट करें कि उसको बेसिक उसके पीछे कॉज क्या है और वो कितनी शिद्दत के साथ सर दर्द के साथ आया कि उसे इमरजेंसी में प्रेजेंट करना पड़ा है। हेडेक इन इमरजेंसी मेडिसिन हम इसकी इवेल्युएशन देखेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग लाइफ थ्रेटनिंग हेडेक्स। इंट्रोडक्शन। हेडेक इज अ कॉमन रीजन फॉर इमरजेंसी विजिट्स। बहुत सारे हेडेक्स जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं जिसमें हम पेशेंट को जनरल मेडिकेशन करके उनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हेडेक्स ऐसे भी होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ होते हैं प्राइमरी हेडेक्स एंड कुछ होते हैं सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स में हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आता है माइग्रेन। बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा। इट इज थ्रोबिंग इन करेक्टर एंड इट इज एपिसोडिक। दूसरा टाइप होता है हमारे पास टेंशन टाइप। टेंशन टाइप हेडेक जो होता है इट्स अ मोस्ट कॉमन वैरायटी। इसका जो करेक्टर होता है वो बड़ा, वो कहते हैं ऐसे जैसे मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करेगा। और ये जो हेडेक है ये मोस्टली इन द इवनिंग होता है। इट्स अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक। मेनली जो आम हेडेक जो होता है वो टेंशन टाइप ही होता है, जो हमें आम सर में दर्द होता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास क्लस्टर हेडेक। सेकेंडरी हेडेक्स बेसिकली किसी भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं कि पेशेंट के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, कोई मेडिकल इलनेस है, मे बी कार्डियक, मे बी एनी इलनेस जिसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी हेडेक हुआ है। इसकी मोस्ट कॉमन जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास सब अरेकनाइड हेमरेज और मेनिंजाइटिस। हम इन दोनों को आगे मजीद फर्दर स्टडी करेंगे। रेड फ्लैग्स कहते हैं कि हमारे जो मोस्ट डेंजर साइंस हैं, ठीक है, किस वजह से हमें हेडेक हो सकता है जो कि इमरजेंसी में प्रेजेंट हो सकता है, उसके लिए एक निमोनिक है स्नूप, SNOOP। एस फॉर सिस्टेमिक सिम्टम्स। एक पेशेंट जो आपके पास आया है उसको हेडेक के साथ और क्या क्या कुछ है, बेसिकली आपने वो इवेल्युएट करना है। अगर पेशेंट आपको कहता है कि मेरे शदीद इतने दिनों से सर में दर्द है और एक लोकलाइज जगह पे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब वो हाथ लगा के बताता है आया कि वो फ्रंटल है, टेम्पोरल रीजन में किसी मेन पॉइंट को वो लोकलाइज करता है, और साथ वो अपने वेट लॉस की भी हिस्ट्री देता है, और वो कहते हैं मुझे बुखार भी रहा है, ठीक है, तो ये ओवरऑल सारी सिस्टेमिक सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो सकते हैं जो हेडेक हेडेक के साथ प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि एपिलेप्सी है जिसमें फिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ओ से हमारे पास ऑनसेट है सडन। सडन ऑनसेट जो बेसिकली है थंडर क्लैप, ठीक है, इसको थंडर क्लैप के वर्ड के साथ किया जाता है, और ये होता है सब अरेकनाइड हेमरेज। जो हमारा सब अरेकनाइड हेमरेज है उसको हम यूं कहते हैं कि वो इतना शदीद, इट्स अ मोस्ट 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 कह लें कि आप आपका जो बदतरीन एक किस्म का जो पेन है ना, जिसको हम थंडर क्लैप से अ, मुतशाबे देते हैं, वो हमारे पास होता है सब रेकनॉइड हेमरेज, और उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओ से नेक्स्ट ओल्डर एज ग्रेटर देन 50 ईयर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें, और पी से हमारे पास किसी भी पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री हेडेक की, और अब हम देखेंगे कि उसका पैटर्न मजदीद खराब से खराब तर होता जा रहा है। हिस्ट्री टेकिंग हम इसमें लेते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से सवाल करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर सिम्टम्स। अगर उसको शदीद दर्द है तो सबसे पहले हम या तो उसको ओरली टैबलेट दे देंगे या आईवी मेडिकेशन कर देंगे, पेन रिलीफ करेंगे। उसके बाद हम उसे हिस्ट्री लेंगे। इमरजेंसी में भी पेशेंट आता है तो आप उसे हिस्ट्री ले सकते हैं ताकि आप रूल आउट कर सकें, डायग्नोसिस की तरफ जा सकें। आप उसे पूछेंगे कि आपका ऑनसेट कैसा था, मतलब आपको फौरन दर्द स्टार्ट हो गया या आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता गया। इसके अलावा आप उसे लोकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोकेशन पूछेंगे कि फ्रंटल रीजन, पैराइटल रीजन, टेम्पोरल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन, देयर आर 4 रीजन इन द ब्रेन, तो वो हम लोकलाइज करवाएंगे। साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछेंगे जिसमें नोजिया, उल्टी का आना, ठीक है, फीवर का होना, फिट्स का होना,
आंखों में चुभन, एलर्जी होना, लाइट से बिल्कुल शोर ना पसंद होना, ये सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। और प्रायर हिस्ट्री ऑफ हेडेक पूछेंगे। मेडिकेशन पूछेंगे कि वो कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं यूज कर रहा। एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, जो खून पतला करने वाली दवाइयां हैं जिन्होंने आपके जो ब्रेन में हेमरेज का कॉज कर सकते हैं। फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम वाइटल साइंस, ये वो एग्जामिनेशन जो हमने खुद करना है, हम वाइटल साइंस देखेंगे। पिछला तो हमने पेशेंट से ले ली हिस्ट्री, ठीक है, हमने उसके सिम्टम्स पूछ लिए, अब हमने साइंस देखने हैं, ठीक है। वाइटल साइंस में हम देखेंगे पेशेंट को फीवर तो नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कि नेक स्टिफनेस पेशेंट की, जो कि मोस्ट कॉमनली होती है इन मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन है नेक स्टिफनेस, ये मेनिंजियल इरिटेशन को रिप्रेजेंट करती है। फंडोस्कोपी हम देख सकते हैं पेपिलोडीमा, इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, और ये इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हमें नजर आती है। इसके अलावा मोटर एंड सेंसरी एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। और जीसीएस, ग्लासको कोमा स्केल, वो भी हम आगे देखेंगे। अगर आपका पेशेंट को अनकॉन्शियस मिलता है या उसका मेंटल जो स्टेटस है वो आपको अल्टर्ड मिलता है, तो इसमें हम जीसीएस की वैल्यूएशन भी करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे जो इमरजेंसी कॉजेज में जो हेडेक के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं उसके क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन कॉज इज सब एरेक्नोइड हेमरेज, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। हेमरेज इज बेसिकली ब्लीडिंग। सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। टेम्पोरल आर्टराइटिस, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर और मैस इफेक्ट, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये कुछ इमरजेंसी कॉजेज हैं। अब इसकी हम डीडी देख लेते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, जो सब अरेक्नॉइड हेमरेज है वो हमेशा पेशेंट को सडनली एकदम से डेवलप होगा और थंडर क्लैप के सिम्टम्स देगा, बहुत शदीद दर्द के सिम्टम्स देगा। और इसके लिए हम मेनली जो इवेल्यूशन करते हैं उसमें हम लोग करते हैं सीटी स्कैन, नॉन कंट्रास्ट सीटी हेड करते हैं हम, और साथ एलपी भी कर सकते हैं। इट्स लंबर पंचर, जो लंबर पंचर हम करते हैं स्पाइनल सेरिब्रल फ्लूइड लेने के लिए, वो हम L4 to L5 रीजन, जो हमारी दो वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान जो है हम लंबर पंचर करते हैं। मेनिंजाइटिस अगर पेशेंट को है, ये कैसे रूल आउट होगा? पेशेंट को मैंने आपको बताया फीवर, मोस्ट को आइटिस जो होता है ना, इस इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन में हमेशा पेशेंट फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। फीवर होगा, और नेक स्टिफनेस बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है। और ये एलपी पे भी आपको, जब आप लंबर पंचर लेंगे, फ्लूइड लेंगे, तो उसमें आप फिर इवेल्युएट करेंगे कि जो आइटस इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज बैक्टीरियल, वेदर इट इज वायरस और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फिर हम देखते थे माइग्रेन। माइग्रेन जो है वो एक पल्सेटिंग, आपको पता है कि लोकलाइज्ड होता है, हाफ कहते हैं ना आधे सर का दर्द, माइग्रेन वो होता है, ठीक है। उसमें फोटोफोबिया होता है, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, पेशेंट जो होता है वो शोर से और अंधेरे में आना चाहता है, वो उसे लाइट चुभती है, ठीक है। टेंशन में, टेंशन हेडेक जो होता है वो डल नेचर का होता है, और वो बायलेटरल होता है, मतलब दोनों साइड पे होगा। माइग्रेन मोस्टली यूनिलेटरल होता है। ट्यूमर में हम देख सकते हैं कि ट्यूमर के लिए प्रोग्रेसिव है, मतलब सर जो है, दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम जो करवाएंगे वैल्यूएशन, वो एमआरआई या सीटी स्कैन करवाएंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है, उसके लिए हम ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के लेवल चेक करेंगे, ठीक है। इमेजिंग इन हेडेक, ठीक है। नॉन कंट्रास्ट मैंने आपको बता दी, नॉन कंट्रास्ट हम सीटी स्कैन करवाते हैं सस्पेक्ट हेमरेज करने के लिए, और हेमरेज आपको जो ब्लड है वो आपको सीटी स्कैन पे हमेशा वाइट नजर आएगा। ब्लड हेमरेज आपको अल्ट्रासाउंड पे ब्लैक नजर आता है, और जो सीटी स्कैन पे वो वाइट नजर आता है, ये बात आपने याद रखनी है। मोस्ट स्पेसिफिक जाने के लिए आप एमआरआई ब्रेन करवाएंगे, जो कि ट्यूमर को लोकलाइज, मतलब स्पेशली किस ब्रेन के किस लोकलाइज्ड एरिया पे ट्यूमर पड़ा है वो आपको आपका कंट्रास्ट या एमआरआई ब्रेन बता देगा। इसके अलावा आप सीटी वीनोग्राफी भी करवा सकते हैं, एमआर वीनोग्राफी भी, ये सारी वेन्स को, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए ये सीटीज होते हैं। लंबर पंचर मैंने आपको बता दिया कि सब अरेकनॉइड हेमरेज में भी हम करवा सकते हैं। अगर हमारे पास सीटी स्कैन नेगेटिव आ गया तो फिर हम उसको इवेल्युएट करने के लिए लंबर पंचर करवाएंगे। उसमें हमें जब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा उसके साथ हमें ब्लीडिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लंबर पंचर मेनिंजाइटिस को सस्पेक्ट करने के लिए, उसके ऑर्गेनिज्म को सस्पेक्ट करने के लिए करवा सकते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट, अब जो सबसे पहले सब रेकग्नाइज्ड हेमरेज है उसमें आपने सबसे पहले न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट को फौरन राब्ता करना है, और
बीपी कंट्रोल उसमें करना बहुत जरूरी है पेशेंट का। अम, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए हम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं। सबसे पहले तो सीएसएफ पे पता लग जाएगा कि हमारा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे। माइग्रेन जो होता है उसमें हम एनसेड्स देते हैं, ठीक है, और एंटी एमेटिक्स देते हैं क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, और ट्रिप्टैन्स देते हैं, सूमा ट्रिप्टैन बेसिकली इसकी मेडिसिन होती है। टेंशन हेडेक में सिंपल हम सिर्फ पेन किलर्स देते हैं और कहते हैं पेशेंट को रेस्ट करें। टेम्पोरल आर्टराइटिस, ठीक है, टेम्पोरल रीजन का जो आर्टरी रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है उसमें हम हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं। अच्छा, हमने पेशेंट को एडमिट किस कंडीशंस पे करना है? अगर पेशेंट की कॉज आपको पता लग जाती है वो सीरियस हो, या फिर उसको फिट्स पड़ रहे हो, उसका अल्टर मेंटल लेवल हो, ठीक है, और डिस्चार्ज हमने कर देना, नॉर्मल एग्जामिनेशन करनी है, हमें पता लग जाता है इट्स ओनली अ टेंशन हेडेक, तो हम उसको डिस्चार्ज कर दें। ठीक है, अब हमने, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, मैंने आपको कहा था हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सब रेकनॉइड हेमरेज को। ओके, तो सब रेकनॉइड हेमरेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन इन्वॉल्विंग ब्लीडिंग इनटू द सब रेकनॉइड स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द टिश्यूज दैट कवर्ड द ब्रेन। अब आपने देखना है कि आपने पता होगा कि ब्रेन की लेयर्स होती हैं, उसमें अरेकनॉइड लेयर जो होती है, बिटवीन टू अरेकनॉइड लेयर्स एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस। बेसिकली इट कंटेन्स सीएसएफ, और इसने ब्रेन को दी हुई एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब उस जो स्पेस है उसमें बेसिकली आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसमें अगर हेमरेज हो, जिसमें अगर ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, और वो फ्लूइड जो है वो आपका विद ब्लड उस स्पेस में आ जाए, तो हम उसको कहते हैं सब अरेकनॉइड हेमरेज। प्रेजेंटेशन कैसे होती है? इट्स वेरी सडन सवेयर थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप का वर्ड यूज होता है कि ये बहुत शदीद होता है, तो थंडर क्लैप हेडेक से आपने हमेशा से पहचान लेना, अगर कहीं आप ये टर्म पढ़े तो इट्स अ सब अरेकनॉइड हेमरेज, oftenly described as the worst headache of life, ठीक है, may be preceded by exertion or trauma और can cause sudden loss of consciousness। इसके हम साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। पेशेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, नेक स्टिफनेस हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है, मैंने आपको बताया, फिट्स हो सकते हैं, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, और मेनिंजल साइन भी हो सकते हैं। कॉजेज क्या बनती है? मोस्ट कॉमन कॉज है एन्यूरिज्म, ठीक है, एन्यूरिज्म जो आपका सेरिब्रल एन्यूरिज्म है उसका रप्चर्ड हो जाना, ठीक है। एन्यूरिज्म बेसिकली क्या होता है, आपके ब्रेन में डायलिटेशंस होती हैं, ठीक है, नॉर्मली प्रेजेंट है, अगर तो वो रप्चर्ड हो जाती है, उसमें से ब्लड ऊज आउट करके बाहर निकल जाता है, तो ये आपकी सर्बरेकनॉइड हेमरेज की मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। इसके अलावा आर्टीरियो वेनस मालफॉर्मेशन भी हो सकती है, ट्रॉमा की कंडीशन में भी हो सकता है, कोई ड्रग की जो ओवरडोज है कोकेन जैसे, वो भी कॉज कर सकती है। रिस्क फैक्टर्स में हाइपरटेंशन है, पेशेंट का बीपी शूट होने की वजह से हेमरेज मोस्ट कॉमनली पेशेंट के ब्रेन में आ सकता है। स्मोकिंग फैक्टर है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एन्यूरिज्म, एक्सेसिव अल्कोहल यूज, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, ये सारे जो है ना सिस्टेमिक इलनेसेस में भी आ जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में मैंने पहले भी बताया कि नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है, इट्स फर्स्ट लाइन। लंबर पंचर करेंगे, अगर हमारे पास सीटी नेगेटिव मिल जाता है और हमें फिर भी सस्पिशन है कि लग रहा है कि भाई कोई हेमरेज हुआ, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लंबर पंचर कर लेंगे। सीटी एंजियोग्राफी और एमआर एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिटी स्कैन ऑफ सब रेकग्नाइज्ड हेमरेज दिखाया है, जो पॉइंट आउट हुआ हुआ है वहां पे आप देख रहे होंगे कि आपको सब रेकग्नाइज्ड स्पेस में व्हाइट कलर का जो मिल रहा है वो बेसिकली ब्लड है। मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, ठीक है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, हम फौरन एडमिट करेंगे पेशेंट को आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन लेंगे। पेशेंट का सबसे पहले जो इसमें हमने कंट्रोल करना है वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, मेडिसिन देंगे लबीटालोल, ठीक है, सब बीटा ब्लॉकर 100 mg। नीमोडिपिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सब अरेकनॉइड हेमरेज। नीमोडिपिन हम देते हैं, नीमोटॉप के नाम से मेडिसिन आती है, 30 mg देते हैं हम पेशेंट को टू प्रिवेंट वेजोस्पाज, ठीक है। नीमोडिपिन जो है, डिपिन जो होती है ना वो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। बेसिकली बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्स करती है बाय हेमरेज होने की सूरत में बाय नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, और हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे के ब्लड वेसल्स को नैरोइंग को रोक देना होता है ताकि ब्लड वेसल डायलेट हो सके और जो आपका नॉर्मल फ्लो है वो कंटिन्यू हो सके, तो इसके लिए हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने होते हैं, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेस्ट पेन इन इमरजेंसी मेडिसिन। इंट्रोडक्शन।
Chest pain is a commonly emergency department complaint. इट में रेंज फ्रॉम बिनाइन टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉज। चेस्ट पेन के साथ एक पेशेंट आया, आप हमारे पास इस टाइम स्टूडेंट्स में बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे, नर्सिस भी होंगी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो मैं इस तरह से प्रेजेंट करना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल इस तरह से देखें कि एक इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आया है और वो अपने छाती पे हाथ रख के कह रहे हैं मेरे यहाँ शदीद दर्द हो रहा है, ठीक है। अब आप उसको इवेल्युएट करेंगे कि दर्द अब इसके जो हो रहा है वो आया कि दिल में है, ठीक है, या उसको एक सिंपल सी मैदे में दर्द है, ठीक है, या उसकी रिब्स में कोई चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उसमें दर्द है। ये सारी रूल आउट करना एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। पेशेंट आके किसी भी एज लिमिट का पेशेंट हो सकता है, स्पेशली जब ओल्ड एज में पेशेंट आके कहता है कि मेरे सीने में शदीद दर्द हो रहा है, तो आप फौरन आपका दिमाग जाता है कि कहीं इसको कोई माइल्ड हार्ट अटैक या एंजाइना का अटैक तो नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले पेशेंट की फौरन ईसीजी करवाते हैं इवेल्युएट करने के लिए कि ये हार्ट इवेल्युएट हो जाए। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हार्ट अटैक के कोई सिम्टम नहीं नजर आते हैं, कार्डियक एंजाइम्स करवाते हैं, हम ट्रोपोनिन करवाते हैं, ठीक है, और ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आते, तो फिर हम कहते हैं कि भाई पेशेंट को सिर्फ सिर्फ स्टमक डिस्पेप्सिया हो सकता है, मतलब स्टमक इलनेस है, उसको कोई भी हार्ट इवेल्युएट हो गया, हार्ट कोई मसला नहीं है। टाइप्स ऑफ चेस्ट पेन, इट में भी कार्डियक, ठीक है, क्योंकि आप देखें आपकी मिडियास्टिनल, जितना मिडियास्टिनम है उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं, उसमें आपके पास लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, रिब केज है, और लंग्स, जीआईटी, स्टमक, ये सब कुछ पड़ा है। तो हमने इसी रीजन में, जो चेस्ट का रीजन है, उसी रीजन में ऑर्गन्स के रिलेटेड डिजीजेस याद रखें। कार्डियक डिजीजेस में इस्कीमिया, पेशेंट को इस्कीमिक डिजीज में मतलब हार्ट अटैक, एंजाइना, या पेरिकार्डाइटिस जो कि हार्ट की अराउंड कवरिंग है पेरिकार्डियम, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंग्स के रिलेटेड हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, कोई एम्बोलस जो है वो आपके लंग्स में आ गया, ठीक है, या फिर न्यूमोथोरक्स हो सकता है। ये सारी टर्म्स जो हैं हमने इमरजेंसी मेडिसिन में इन रेस्पिरेटरी सेक्शन डिटेल से हमने स्टडी करनी है। अभी हम सिर्फ उसकी डीडीज देख रहे हैं कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में हमारे पास गर्ड हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इसोफेगियल स्पैज्म हो सकता है जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो रहा है पेशेंट को, शदीद पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन, जलन हो रही है पूरी इसोफेगस में। मस्क्यूलोस्केलेटल में कोस्टोकोंड्राइटिस मतलब आपके जो मसल और रिब केज का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। साइकोजेनिक में पैनिक अटैक्स और एंजाइटी में भी पेशेंट आता है और उसको वो ओवरऑल अपनी हर किस्म की सिस्टेमिक इलनेस बता रहा होता है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेस, ठीक है, अब ये हमने इवेल्युएट करने हैं थ्रू डिफरेंट इवेल्युएशंस मैकेनिज्म के पेशेंट को मैंने आपको बताया है कि कौन सा प्रॉब्लम है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, वेदर इट इज एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एओर्टिक डायसेक्शन है, टेंशन निमोथोरेक्स है, पेरिकार्डियल टैम्पोनार्ड है, या इसोफेगियल रप्चर है, ठीक है। हमने अब हार्ट को, लंग्स को, और इसोफेगस को और स्टमक को सबको इवेल्युएट करना है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। इनिशियल इवेल्युएशन में हम देखेंगे कि हम पेशेंट से सबसे पहले तो अगर तो पेशेंट इस आपको हिस्ट्री देने के काबिल है तो आप उससे हिस्ट्री लेंगे। लेकिन अगर आपको पेशेंट लग रहा है कि भाई इसको चेस्ट पेन के साथ इतना आया है कि वो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस भी ठीक नहीं है और वो तड़प रहा है दर्द से और वो उससे बोला भी नहीं जा रहा, तो उसमें आप इमरजेंसी अपनी किट लाएंगे और फौरन उसको रिससिटेट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अगर उसकी कम नजर आ रही है तो उसको मास्क लगाएंगे, ठीक है। फौरन आईवी लाइन फौरन पास करवाएंगे, नर्स को बुला के उसको पेन किलर्स देंगे, ठीक है। तो और ये सारी चीजें हमें इमरजेंसी कंडीशन देखते हुए, पेशेंट की हालत को देखते हुए फौरन इवेल्युएट करके फौरन काम करना शुरू करना पड़ता है, ठीक है। और ईसीजी फौरन करवाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेशेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज है तो आप उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप पूछेंगे कि आपको दर्द कहाँ महसूस हो रहा है। दर्द जो आपकी बाई जो आपके बाजू है वहां पे तो नहीं जा रहा, पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा, दर्द की इंटेंसिटी पूछेंगे, ठीक है। साथ उसके कोई एसोसिएटेड सिम्टम पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, पेशेंट का खुद उसको देखेंगे, चेस्ट ऑस्कल्टेट कर सकते हैं आप, ठीक है, आप उसका बीपी लेंगे, ठीक है, वाइटल साइंस देखेंगे, ईसीजी सबसे पहले देखेंगे हार्ट को रूल आउट करने के लिए, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे फौरन लंग्स के लिए, निमोथोरेक्स निमोनिया या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पेरिकार्डियल फेन, इन सारी चीजों को रूल आउट करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, लैब्स करवाएंगे, कार्डियक एंजाइम्स कराएंगे, ट्रोपोनिन करवाएंगे, डी डाइमर्स, सीबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस केसेस। फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो कि हमारे हार्ट के रिलेटेड हो जाते हैं उसमें ट्रोपोनिन आ जाता है, जो कि आपके ट्रोपोनिन के लेवल्स आपके मायोकार्डियल इंजरी मतलब आपके हार्ट मसल्स की इंजरी को शो करते हैं। सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी आ जाती है जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम
ब्लड वेसल्स को देखेंगे, पल्मोनरी इकोकार्डियोग्राफी आ सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में बॉल मोशन, इसको सारे जो हम इकोकार्डियोग्राफी पे साउंड्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एंडोस्कोपी इसोफेगल कॉजेज के लिए होगी। ओके, our next topic is dyspnea. What is dyspnea? Have you ever heard about this term? Dyspnea is commonly the medical name of breathlessness. Patient को सांस रुकना, ठीक है, इसको हम डिस्निया कहते हैं। डिस्निया इज द सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बेसिकली पेशेंट आपके साथ इमरजेंसी में आता है और हाँ पर आता है, कहते हैं मुझे सांस नहीं आ रहा, ठीक है। आप उसके फिजिकल कंडीशन से भी जज कर लेंगे कि उसका स्टूपिंग पोस्चर भी हो सकता है और वो तेजी तेजी से सांस ले रहा होगा, मतलब उसकी ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन होगी। अब जो हमने हमारा जो टॉपिक है वो हमने देखना है कि हम टाइप्स ऑफ डिस्निया देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक्यूट डिस्निया, एक्यूट का मतलब है हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, जैसे सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है, मिनट्स टू आवर्स का आपका एक्यूट डिस्निया, थोड़ी देर के लिए आपका सांस रुका। क्रॉनिक वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, वीक्स टू मंथ्स। एक्सर्शनल डिस्निया, बेसिकली एक्सर्शन मीन फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड होगा और ये अर्ली सिम्टम है हार्ट फेलियर का। ऑर्थोपनिया, बेसिकली डिस्निया व्हेन लाइंग फ्लैट, जब आप लेटे में तो जो आपको सांस रुकता है वो होता है ऑर्थोपनिया। पारोक्सिज्मल नॉकटर्नल डिस्निया इज अ सडन ब्रेथलेसनेस एट नाइट, ठीक है, जैसे रात को एकदम से सांस बंद होता है और आप जैसे ही उठ के बैठते हैं तो आपका सांस बेहतर होने लग जाता है। ये मेन कॉज है पल्मोनरी एडीमा की और लेफ्ट हार्ट फेलियर की। ओके, कॉमन कॉजेज अब हमने देखना है कि जो डिस्निया की हमारे पास कॉमन कॉजेज क्या है, ये भी आप देखें कि या तो सिंपल सी हमारी जहन में आते हैं, या तो लंग्स के रिलेटेड होगा या फिर आपके हार्ट के रिलेटेड होगा। इसके अलावा और भी कॉजेज हो सकती हैं, सिस्टेमिक इलनेसेस, मेटाबॉलिक कॉजेज, वो भी हम देख लेते हैं। पल्मोनरी लंग्स में आपके पास एस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरेक्स। कार्डियक में आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक है, या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये जो इस तरह की टर्म्स होती हैं ये हमें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि यही कॉमन डिजीजेज आपकी आप इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। लंग्स के रेस्पिरेटरी पोर्शन, कार्डिक पोर्शन में यही जो डिजीजेज हैं, चार पांच डिजीजेज यही चलती हैं। हेमाटोलॉजिकल में एनीमिया, एनीमिया बड़ी कॉमन कॉजेज है हमारे पास। फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमें सांस बहुत चलता है, जब हम उनकी आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं वो पेलर होता है, ठीक है, शदीद, तो उनको देखने से पता लग रहा होता है कि वो शदीद एनीमिक है। और एनीमिया की मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो फीमेल्स में मोस्ट है वो ब्रेथलेसनेस है, उनको सांस में मसला होने लग जाता है। इसके अलावा और कोई इशू नहीं होता, मतलब लंग्स हार्ट सब ठीक होता है। मेटाबॉलिक इलनेस में एसिडोसिस में आपका सांस रुक सकता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर में मायसीनिया ग्रेविस है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम है। साइकोजेनिक में एंजाइटी और पैनिक अटैक्स जो होते हैं उसमें भी पेशेंट जो होता है वो इस तरह की कंप्लेन कर सकता है, इसको हमें रूल आउट करना होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट डिस्निया, ठीक है। एक्यूटली अटैक में देखें तो एस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया, निमोथोरेक्स, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके एक्यूट डिस्निया को हमने बेसिकली एक्यूट और क्रॉनिक की डीडीज अलहदा कर दी हैं। तो जो क्रॉनिक डिस्निया की डिजीजेज हैं वो उसमें जो सीओपीडी क्रॉनिक नाम से बता रहा है, ठीक है ना, इट्स क्रॉनिक इलनेस। इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, ठीक है, एब्सेस हो सकती है आपके लंग में कोई, या फिर स्पेस्टोटिक लंग होते हैं, और मतलब ये काफी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, काफी टाइप्स है, ठीक है, वो सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो पेशेंट इन द लॉन्ग टर्म हमने सुना होता है फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री, एस्बेस्टोस की फैक्ट्री है, तो उनको ये डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो कि रैपिडली कभी नहीं, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है। एनीमिया में, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में। हम कैसे पेशेंट को इवेल्युएट करेंगे, वही वाली बात है कि हिस्ट्री हमेशा हम इसी से शुरू करते हैं कि ऑनसेट कैसे स्टार्ट हुआ, वेदर इट इज सडन ऑनसेट और ग्रेजुअल ड्यूरेशन, कब से आपको स्टार्ट हुआ, साथ आपको चेस्ट पेन, कफ, फीवर, इस तरह की कोई कंप्लेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के वाइटल्स लेंगे, वाइटल्स में आप सारी चीजें ले लेते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन, बीपी, फीवर के लिए थर्मामीटर लगा लेंगे आप, ठीक है। रिस्पायरेटरी एफर्ट देखेंगे पेशेंट कितनी एफर्ट कर रहा है, सांस लेने के लिए ऑस्कल्टेशन करके उसके चेस्ट ऑस्कल्टेट कर लेंगे, हम देखेंगे आइदा वीजिंग तो नहीं है, अस्थमा का पेशेंट तो नहीं है, या कोई और हमें ऑस्कल्टेशन के साइंस मिलेंगे। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर साथ एबीजीज भी हम करवा लेते हैं कि हम ब्लड में हम सारी ये जो गैसेस का लेवल चेक करने के लिए। चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, लैब्स में हम सीबीसी करवा सकते हैं, डी डायमर, ट्रोपोनिन्स के लेवल्स, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो हमारे होते हैं वो क्रॉनिक केसेस में, सीओपीडी के पेशेंट्स में हम करवाते हैं, उसको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। स्पायरोमेट्री वगैरह सारे फंक्शंस होते हैं लंग्स की क्रॉनिक डिजीजेस में होते हैं।
ठीक है। मैनेजमेंट हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आया तो हमने फौरन ये इमरजेंसी मेडिसिन आपको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे ही पेशेंट आया है, चाहे वो चेस्ट पेन के साथ आया है, इवेल्युएशन से भी पहले आपने उसको रिससिटेट करना है, उसका ABC मेंटेन करना है। इट इज A फॉर एयर वे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। एयर वे आप कैसे मेंटेन करेंगे? अगर तो आपका पेशेंट RTA का पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, और उसको इंजरी हुई हुई है और वो सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, और मुंह से सांस नहीं लेने पा रहा, नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, कोई भी स्टैब वुंड इंजरी, कोई भी ऐसी इंजरी है, तो हम सबसे पहले उसको इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है। सर हम ETT फौरन उसकी पास करते हैं। इट्स अ सर्जिकल कंडीशन। इसके अलावा हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी के लिए मास्क लगा देंगे, ठीक है, और सर्कुलेशन के लिए हम फौरन IV लाइन पास करेंगे और फ्लूइड देंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम जो है फौरी तौर पर फ्लूइड देते हैं इमरजेंसी में, वो हम सलाइन देते हैं। 0.9% सलाइन NaCl हम पास करते हैं IV लाइन के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, ट्रीट अंडरलाइन कॉज, ठीक है। अगर हमारे पास पेशेंट आया है अस्थमा या COPD का, तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, जिसमें हमारे पास है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये फर्स्ट लाइन है। ब्रांड नेम एटम, आपने सुना होगा इमरजेंसी कंडीशन में एटम और क्लैनिल को साथ दिया जाता है। क्लैनिक बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टीरॉयड है, और एटम हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। एटम 0.025% नेबुलाइजर सोल्यूशन आता है, ठीक है। और क्लैनिल जो है हमारे पास 0.8 mg/2 ml का सोल्यूशन है, इनहेलर है। बेक्लोमेथासोन डिस्प्रोप्रिएट इसमें कंपाउंड है, इट्स स्टेरॉइड। इसके अलावा अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट आया कि पेशेंट का हार्ट काम ही नहीं कर रहा, तो हम डायूरेटिक्स देंगे, फॉरन फ्रूसामाइड दे सकते हैं, ब्रांड नेम लेसिक्स के साथ आता है। ये भी हमारी इमरजेंसी मेडिसिन है। 20 mg लेसिक्स देंगे। IV एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, अगर ठीक है TB का है या निमोनिया का है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास मेनली जो निमोनिया में दी जाती है वो एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन का ब्रांड में नेम एजिथ्रोमैक्स, एजोमैक्स, बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ आ रही है। इट इज 500 mg। एंटीकोगुलेंट्स देते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, जो IV हम इमरजेंसी में देते हैं वो मोस्ट कॉमनली क्लेक्सेन होता है, 40 mg/0.4 ml इन नेक्सोपेरिन। इसके अलावा स्टेरॉइड का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये मेन कॉमनली ABC को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी मेडिकेशन है। ओके, डिस्नी एज अ मल्टी फैक्टोरियल सिम्टम विद मैनी लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज, ठीक है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम केयरफुल उनकी हिस्ट्री लें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, टेस्टिंग करवाएं, प्रॉपरली डायग्नोज करें, ताकि हम अपने डायग्नोसिस की तरफ जा सकें। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज कोमा। हम कॉजेज देखेंगे, इमीडिएट मैनेजमेंट देखेंगे, एंड एग्जामिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कोमा को। कोमा होता क्या है? कोमा इज अ स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस इन विच अ पर्सन कैन नॉट बी अवेकेंड, fails to respond normally to a painful stimulus, light or sound, lacks a normal sleep-wake cycle and does not initiate voluntary actions, ठीक है। अब कोमा को आप एक पेशेंट आया है, एक वो लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद है। अब आपको क्या पता कि वो सोया हुआ है या वो कोमा में, ठीक है। एक तो ये कि वो बहुत देर से बेहोश है, आप उसको चुटकी काटते हैं या उसको टच करते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं, वो किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना वो पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, ना उसकी आंखों में आप लाइट डालें तो रिस्पॉन्ड करता है, ना वो किसी साउंड को रिस्पॉन्ड करता है। तो इस कंडीशन को जनरलाइज अब नोटिस करते हुए हम कहते हैं कि पेशेंट इन द स्टेट ऑफ कोमा। कॉजेज ऑफ कोमा, ठीक है। ब्रेन, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है और ब्रेन को ट्रोमेटिक इंजरी हुई है, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में हमारे पास डायबिटीज, डायबिटिक कोमा भी हो सकता है। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में भी कोमा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का लेवल इतना लो हो जाना, पेशेंट को परफ्यूज ना हो पाना, ब्लड सर्कुलेट ना हो पाना, सही तरीके से ब्रेन में ना पहुंच पाना, और जो बंदे फौरन अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है। ड्रग ओवरडोज, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से, सीजर से और सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया आपको अनकॉन्शियस स्टेट में लेके जा सकते हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट में इसमें भी हम ABC को मेंटेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट का एयर वे क्लियर है, ब्रीदिंग सपोर्ट देंगे, ऑक्सीजन वेंटिलेशन, सर्कुलेशन में हम IV फ्लूइड्स, और ब्लीडिंग अगर उसको हो रही है तो उसको फौरन कंट्रोल करेंगे।
और जो हमारे पास सर्कुलेशन के आईवी फ्लूइड्स हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ्लूइड्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी में हम 0.9% NaCl, हमारे पास पूरी एक ड्रिप होती है, उसमें हम उसको 3 to 5 ड्रॉप्स पर मिनट के लिहाज से हम उसको चला देते हैं, पेशेंट को आहिस्ते आहिस्ते परफ्यूज करते हैं। रिंगर लेक्टेट हो सकता है। ये डिफरेंट हमारे पास आईवी फ्लूइड्स हैं। 5% डेक्सट्रोज इन केस ऑफ हम हाइपोग्लाइसेमिक, अगर पेशेंट को आरबीएस फौरन चेक करेंगे। अगर हमें आरबीएस लेस देन 60 मिलेगी फौरन हम उसको 5% डेक्सट्रोज की ड्रिप लगाएंगे। कोलाइड्स में हमारे पास हीमोसिल आ जाता है, ठीक है। कोलाइड्स बेसिकली इंट्रावास्कुलर आपकी जो ब्लड है उसको मेंटेन करता है। फर्दर इमीडिएट जो मैनेजमेंट है उसमें हम ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की आप जब आप जान चुके होते हैं कि वो किस वजह से वो कोमा में है, तो आप उसका ही इलाज करते हैं। जैसे अगर ओपियोइड ओवरडोज है तो ओपियोइड का जो हमारे पास एंटागनिस्ट होता है जो उसको उसके असर को रोकता है वो हमारे पास होता है नालेक्सोन, और ये ब्रांड नेम नारसान 4 mg के पास हमारे पास आता है, और इसको हम फौरन पेशेंट को आईवी देते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट हमारे पास अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन के साथ आया है, ठीक है, उसमें हम पेशेंट को फौरन जो है हम थायामीन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वो भी आईवी हम देते हैं। और इसके अलावा अगर आपने वैसे पेशेंट को B1 विटामिन, जो थायामीन का सोर्स देना है B1 विटामिन जो हमारे पास है वो बेबीडॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट अगर एपिलेप्सी के साथ और सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो हम उसमें लिरेस देते हैं 500 mg, ठीक है। इट इज लिवेटिरेसेटम। इसके अलावा हम अगर एंटीबायोटिक पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके लिए हम उसको एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। और जरूरी होता है कि हम कोमा के पेशेंट की वाइटल्स मॉनिटर करते रहें, उसका जीसीएस स्केल देखते रहें, ठीक है। हम जीसीएस स्केल भी अभी देखेंगे। ओके, ग्लासको कोमा स्केल जो बेसिकली है हमारे पास, ये कोमाटोस पेशेंट के लिए ही बना है, ठीक है। इसके लेवल्स होते हैं, स्कोरिंग होती है बेसिकली लेस, सबसे मिनिमम स्कोरिंग है 3 और मैक्सिमम स्कोरिंग है 15। तो जिसका जीसीएस 15/15 है, आप लोग सबका, जितने यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ले रहे हैं उन सबका ग्लासोकोमा स्केल इस टाइम 15/15 है, वो फुली कॉन्शियस बैठे हुए, ठीक है। और जो नहीं कॉन्शियस होगा यकीनन उसका थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, मे बी ही और शी इज स्लीपिंग। और हम देखते हैं कि जो डीप कोमा स्कोर है वो लेस देन 8 होता है। अब हम इसकी स्कोरिंग देख लेते हैं। अगर आप सिंपल वे में बताती हूँ कि आई आई जो है ना हमारे पास ये होता है E+M+V। ई मीन आई, वी मीन वर्बल, और एम मीन मोटर। तो आई को हम देते हैं 4 स्कोर, ठीक है। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को हम 4 स्कोर देते हैं, ठीक है। और वर्बल बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स को हम 5 टोटल स्कोर देते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स को हम 6 स्कोर देते हैं। अब इसके हमने स्कोरिंग कैसे करनी है? पेशेंट को आप जाके देखते हैं और आपकी उसकी आंखें खुली हुई और वो इजीली इर्द गिर्द देख रहा है, तो इसका मतलब है उसको हमने दे देने डायरेक्टली 4 स्कोर। और अगर वो बिल्कुल ही उस आंखें बंद है, कोमा में पेशेंट है, तो उसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो 1 होता है, हम कभी भी 0 नहीं देंगे। तभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो डीप कोमा का स्कोर है वो भी 3 है। तो अगर पेशेंट की आंखें खुली भी आपने पाई है तो उसको आप 4 दे देंगे, और वो बिल्कुल कोमा पेशेंट है तो आप 1 दे देंगे। बीच में इसके 3 और 2 हम किसको देते हैं? अगर तो पेशेंट ने आंखें, वो वैसे आप देखें उसकी आंखें बंद है, लेकिन अगर आपने उसे बुलाया है, जी बाबा जी आपका क्या नाम है, और वो बोल देता है या कुछ भी कह देता है, तो मतलब उसने आपकी स्पीच पे रिस्पॉन्स दिया, तो उसको हम देंगे 3। और अगर पेशेंट आपको स्पीच पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी पेनफुल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको आप 2 स्कोर दे देंगे। इसके बाद अब हम वर्बल देख लेते हैं। वर्बल में हमारे पास बेस्ट जो ओरिएंटेड है, बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ समझ रहा है, उसको हम देते हैं 5 स्कोर। कंफ्यूज कन्वर्सेशन, समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है, ठीक है, डिफरेंट लाइनें बोल रहा है लेकिन हमें कंफ्यूज लग रहा है पेशेंट, हम उसको 4 देंगे। पेशेंट बड़बड़ा रहा है, उसकी वर्ड्स की आपको समझ नहीं आ रही, उसको 3 देंगे। और बिल्कुल वो साउंड्स निकाल रहा है जिसका वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा, तो उसको आप 2 स्कोर देंगे। और नन की सूरत में पेशेंट बोल ही नहीं रहा, आपने 1 स्कोर करना है। मोटर रिस्पॉन्स में हम मैक्सिमम 6 देते हैं। जो बंदा आपकी कमांड, आप कहते हैं बाबा जी हाथ उठाएं, वो हाथ उठा के दिखा देता है, आप उसको 6 स्कोर दे देंगे। फिर एक बंदा अ, बिल्कुल आंखें बंद करके लेटा हुआ है और आप उसको लोकलाइज पेन देते हैं, जो कि मोस्टली हम स्टर्नम पे देते हैं। तो वो एकदम से आपको कोई भी हाथ हिलाता है या कोई भी हरकत करता है पेनफुल स्टिमुलस पे, तो हम उसको 5 स्कोर देते हैं।
और अगर आप पेनफुल स्टिमुलस दिए रखते हैं और वो विड्रॉल रिस्पॉन्स देता है, उसको 4 देंगे। अब नॉर्मली वो अपने हाथ फ्लेक्स करने लग जाता है तो 3 देंगे, और अगर एक्सटेंसर अपने हाथ को बिल्कुल सीधा कर लेता है तो उसको 2 स्कोर देंगे। तो बेसिकली ग्लासगो कोमा स्केल इज फ्रॉम 3 to 15, 15 मीन फुली अवेक्स एंड 3 डीप कोमा का स्केल है। ओके, अब हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, शॉक इन इमरजेंसी मेडिसिन। इट्स अ वेरी वास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इमरजेंसी कंडीशन। शॉक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन characterized by inadequate tissue perfusion and oxygenation, leading to the cellular dysfunction and organic failure। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसको टर्म्स को समझें तो शॉक का पेशेंट जो है आपकी ऐसी मेडिकल इलनेस का शिकार है जिससे उसकी टिश्यूज को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा, जिसके नतीजे में कोई भी कॉज हो सकती है। आप टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे तो आपके ओवरऑल आपका सेल्यूलर डिस्फंक्शन और एट द एंड आपका ऑर्गन फेलियर्स होने लग जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इमरजेंसी। जैसे ही पेशेंट आता है शॉक के साथ, ठीक है, वो अनकॉन्शियस होगा, ठीक है, उसकी जो एज़ा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे होंगे, उसकी आपको बहुत सारी सिस्टमिक इलनेसेस नजर आ रही होंगी, ठीक है, इवेल्युएट करने पे। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ शॉक्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट प्रेजेंट होता है वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एंड न्यूरोजेनिक शॉक इज ऑल्सो अ टाइप। हम देखते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलीमिया मतलब आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना। ये किस कंडीशन में हो सकता है? पेशेंट को किसी भी हेमरेज, कोई भी आरटीओ हुआ है, उसके नतीजे में उसका ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, हड्डी टूटी और साथ बहुत ज्यादा खून बह गया, ठीक है, या चोट लग गई है, ब्रेन इंजरी हुई है, साथ बहुत ज्यादा खून बह गया, ठीक है, बर्न्स, बर्न्स के पेशेंट में आपका शदीद किस्म का ब्लड जो वॉल्यूम लॉस होता है। डिहाइड्रेशन, पेशेंट नॉर्मली डिहाइड्रेटेड है तो उस वो भी हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। ब्लड लॉस भी हो सकता है इसमें और फ्लूइड लॉस भी हो सकता है। फीचर्स हम देखेंगे, पेशेंट ऐसे लो बीपी के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब लो बीपी होता है तो पेशेंट जोर जोर की सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसकी जो सेल्स हैं परफ्यूज हो सके, ऑक्सीजनेशन जा सके, तो टेकीकार्डी के साथ प्रेजेंट करेगा। और उसकी स्किन जो होगी वो ठंडी, ठंडा पड़ा हुआ होगा पेशेंट। मैनेजमेंट में हम इसके फौरन हम आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली के पेशेंट को कौन सा डिजीज है। ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, और पेशेंट की हम फौरन टांगे उठा देते हैं ताकि जो लेग्स रेस करेंगे तो सारा जो आपका वेनस फ्लो है वो भी आपकी हार्ट की तरफ आ जाएगा। इसमें हम बोलस फ्लूइड्स इमीडिएट देते हैं 10 to 15 ml पर केजी के लिहाज से। क्रिस्टलाइड्स देते हैं वाया लार्ज पेरिफेरल लाइन, ठीक है। आपके जो क्रिस्टलाइड्स होते हैं वो आपके इंट्रावेस्कुलर जो आपका वॉल्यूम है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। बेसिकली दीज आर लार्ज प्रोटीन्स। कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियक रिलेटेड होगा। पंप फेलियर ऑफ द हार्ट, इट इज अकर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इन एनी केस ऑफ एरिथमियास। फीचर्स में वही पेशेंट हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, पल्मोनरी एडीमा के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैनेजमेंट में हम इसमें आइनोट्रॉप्स दे सकते हैं जो ब्लड आपके जो हार्ट रेट बढ़ाएं, ठीक है, और रीवास्कुलराइजेशन थेरेपी दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक में सबसे पहले आप पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है, टू ट्रीट मेंटेन आर्टीरियल सेचुरेशन, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में डायमॉर्फिन देंगे। इन्वेस्टिगेट करेंगे पेशेंट को, उसकी सेचुरेशन देखेंगे। अगर एरिथमिया का पेशेंट है तो हम उसकी सबसे पहले उसकी एरिथमिया के लिए हम एंटी एरिथमेटिक, हमारे पास ड्रग्स होती हैं, हम पेशेंट को वो देंगे, ठीक है। ये डिटेल हम इसकी जो कार्डियक हम में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को प्लाज्मा एक्सपेंडर भी दे सकते हैं, 100 ml एवरी 15 मिनट्स आईवी, ठीक है। और आइनोट्रोपिक स्पॉट हम तब देंगे जब हम देखेंगे कि पेशेंट की जो है वो ब्लड वॉल्यूम तो ठीक है लेकिन पेशेंट का हार्ट से इतना काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें आइनोट्रोपिक स्पॉट में हमारे पास होती है डोब्यूटामीन। इट इज फ्रॉम 2.5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के लिहाज से हम देते हैं, ठीक है। नोर एपिनेफ्रीन भी दे सकते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल इमरजेंसी मैनेजमेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास शॉक में एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, इसके एग्जांपल में हमारे पास सेप्टिक शॉक आता है, एनाफाइलेक्सिस आता है, न्यूरोजेनिक शॉक आता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल से देखते हैं। फीचर्स में हमारे पास वार्म स्किन होती है, ठीक है। ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है।
और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम वेजोप्रेसर्स देते हैं जो हमारा ब्लड आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करके हमारा ब्लड फ्लो बढ़ा सके। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मेनली इट इज रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज में हमारे पास फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो है। इसकी कंडीशन जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास कार्डियक टेम्पोनाट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या टेंशन निमोथोरेक्स में हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। उसकी जो हमारे पास हाइपरटेंशन के साथ आएगा, ठीक है। मैनेजमेंट में हम मोस्टली ये करना होता है कि हमने उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज करनी होती है, ठीक है। एम्बोलिज्म को आप रिजॉल्व कर दें, या फिर किसी टेंशन निमोथोरेक्स में उसकी जो लंग्स है उसके सारा हवा भर गई लंग्स में, तो उसको नीडल डिकम्प्रेस करके हम हवा निकालें, पानी निकालें सारी, ठीक है। ये सारी आपके पास सर्जिकल मैनेजमेंट्स होती हैं। इवेल्युएशन ऑफ शॉक हम करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट का वाइटल साइंस लेंगे, बीपी मैनेज करेंगे, ठीक है। हार्ट रेट मैनेज करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे कि वो कितना है, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का चेस्ट ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग, ये सारे हमारे इवेल्युएशन टेस्टिंग्स आ गए। जनरल मैनेजमेंट ऑफ शॉक में सेम जस्ट लाइक अदर इमरजेंसी कंडीशंस, हम एबीसी मेंटेन करेंगे, फ्लूइड्स देंगे, ठीक है, रिससिटेट करेंगे। वाइटल्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को जो आप इनपुट दे रहे हैं उतना आपके पास आउटपुट आ रहा है कि नहीं, तो वो मॉनिटर वाइटल्स एंड यूरिन आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। एनाफाइलेक्टिक शॉक हमारे इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत कॉमन है। ये टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज से एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, कि कोई भी एलर्जन बन सकता है, पॉलन्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई किसी ने फिश खाई है, किसी ने पीनट्स लिए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे मेडिसिन से एलर्जन होते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी फिर इस तरह से रिएक्ट करती है कि वो आपकी हे फीवर हिस्टामीन्स आपकी ब्लड से रिलीज होते हैं, और वो एनाफिलेक्टिक शॉक का 22 फीचर में हाइपोटेंशन आ जाता है हमारे पास, ब्रोंकोस्पैज्म आ जाता है, रैश हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट में हम इमीडिएट, इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने फौरन अगर हमें देखेंगे कि पेशेंट रैश के साथ प्रेजेंट किए, ठीक है, मेनली इसमें रैश होता है, उसमें हम इमीडिएट आइम इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाते हैं, साथ साथ एयरवे सपोर्ट, आईवी फ्लूइड्स और एंटीहिस्टामीन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये इसकी मैनेजमेंट्स है। बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से हमें असल समझ आएगी कि एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है, लेकिन ये हमारा डिटेल टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम इसको इमरजेंसी कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस इस टाइम है उसकी मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट आपने याद रखनी है कि इमीडिएट आपने इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन लगा देना है, जिसकी वजह से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, बॉडी ने एक एलर्जिक रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, वो खत्म हो जाए। सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक। व्हाट इज सेप्सिस? आपने अक्सर सुना होगा कि ज्यादातर आईसीयू के पेशेंट हम सुनते हैं कि वो सेप्सिस में चले गए, ठीक है। सेप्सिस में जाना क्या होता है? मतलब उनकी बॉडी में जो कॉमन लेमैन के टर्म होते हैं, वो कहते हैं कि पूरी बॉडी में जहर फैल गया, ठीक है। इस तरह की बातें हमें सुनने में आती हैं, लेकिन वो होता क्या है? सेप्सिस बेसिकली किसी भी अंडरलाइंग सिस्टेमिक इलनेस की वजह से इतनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि आपकी ओवरऑल ऑर्गन डिसफंक्शन कॉज बाय डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन। कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ एक पेशेंट को, और आपकी बॉडी ने इस तरह से रिएक्ट किए कि आपका ऑटो इम्यून जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और आपके ऑर्गन डिसफंक्शन में चले गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ एन आउटसाइड एजेंट। हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है जो ऑर्गन डिस्फंक्शन का कॉज बनती है, इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और सेप्टिक शॉक की क्या डेफिनेशन होती है? जो सेप्सिस की वजह से जो शॉक होता है, ठीक है, बेसिकली सबसे पहले इसके लिए आपको अंडरलाइन कॉज देखनी है कि कौन सी सिस्टेमिक इलनेस चल रही है जिसकी बेसिस पे पेशेंट सेप्सिस में गया और साथ सेप्टिक शॉक में चला गया। सेप्टिक शॉक इज अ सबसेट ऑफ सेप्सिस विद, हम सेप्टिक शॉक पेशेंट को कब कहेंगे? दो कंडीशन से सूरत में: परसिस्टेंट हाइपोटेंशन, पेशेंट कम बीपी रेज ही नहीं कर रहा, रिक्वायरिंग वेजोप्रेसर्स टू मेंटेन मीन आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन 65 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और सीरम लैक्टेट का लेवल आपका ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर पर मोल आ गया है, और इसके लिए आपको फ्लूइड रिससिटेशन की जरूरत पड़ी। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब आप ये देखें कि पेशेंट जब शॉक में जाता है तो वो उसका जो बीपी है वो बिल्कुल भी अप हो ही नहीं पा रहा होता, बीपी बहुत ज्यादा लेस रह रहा होता है, ठीक है। बीपी बहुत लो है, ब्लड
जो है वो डायलेशन, ब्लड पूरी बॉडी में परफ्यूज नहीं कर पा रहा, आपके वाइटल ऑर्गन्स जो है वो डेड होने लगे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो परफ्यूजन, लो ऑक्सीजन डिलीवरी। इसकी सूरत में आपके साथ ये होता है कि आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑन हो जाता है, जो कि बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली लैक्टेट है। तो इस वजह से आपको सेप्टिक शॉक में हाइपोटेंशन मेनली मिलती है और सीरम लैक्टेट का लेवल आपको बहुत ज्यादा रेज मिलता है। सेप्सिस की हम कॉज देखेंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वेदर इट इज बैक्टीरियल, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूटीआई हो सकता है। यूटीआई आपका ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली इकोलाई या सुडोमोनास काज करते हैं, ठीक है। पेशेंट को वायरल सिम्टम्स में आपके पास कोविड या इन्फ्लुएंजा आपका सेप्सिस कॉज कर सकता है, फंगल में कैंडिडा। पैरासिटिक इन्फेक्शंस वैसे लेस कॉमन है। और सोर्सेज बेसिकली लंग्स, एब्डोमेन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट या स्किन कैथेटर, जो आपके बाहर से हार्ट में कैथेटर या जो आपकी फोलीज पास की जाती है वो भी कैथेटर है। तो ये सारी आपकी इन्फेक्शन का सोर्स बन सकती है। क्लिनिकल फीचर में हम देखेंगे पेशेंट जो है वो क्लिनिकली कफ के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। बर्निंग मिक्चुरेशन इन केस ऑफ यूटीआई, फीवर, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया इन केस ऑफ लो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ ओलिगोयूरिया, यूरिन का बहुत ज्यादा कम आना, और कोल्ड, क्लैमी और वार्म फ्लश स्किन। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को ही ज्यादा देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटिस, सिस्टेमिक इलनेस में, क्रोनिक ऑर्गेनिक डिसफंक्शनिंग इन डेवलपिंग कैथेटर्स, ठीक है। और कोई भी रिसेंट आपका सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है और उसकी बेसिस की सूरत में आपके अंदर कह लें कि सही से वूंड आपका क्लोज नहीं हुआ और उससे बैक्टीरियल चला गया अंदर और उसने पूरी बॉडी में जाके आपके डिसफंक्शन सेप्सिस कर दिया। इसके लिए डायग्नोस्टिक वर्कअप में आप सबसे पहले हम लैब्स करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, ठीक है। ये मेन हमारा वर्कअप होता है जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, तो हम मेनली ब्लड कल्चर भेजते हैं, सीबीसी भेजते हैं, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लैक्टेट, ये सारे जो लेवल्स हम चेक करवाते हैं। कल्चर्स में हम ब्लड कल्चर करवाते हैं, यूरिन कल्चर करवाएंगे, स्पूटम कल्चर करवाएंगे, और इन केस ऑफ सर्जरी वूंड कल्चर भी करवा सकते हैं। इमेजिंग में हम चेस्ट एक्सरे फॉरन करवाएंगे, सीटी स्कैन या सीटी स्कैन एब्डोमेन या पेल्विस करवाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, जैसे यूटीआई में हम सीटी एब्डोमेन और केयूबी भी करवा सकते हैं। सेप्सिस मैनेजमेंट, सेप्सिस मैनेजमेंट विद इन 1 आवर हमें कर लेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फॉरन पेशेंट को ऑक्सीजन, ब्लड कल्चर, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स, लैक्टेट का लेवल चेक करेंगे और मॉनिटर यूरिन आउटपुट करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी पे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से स्टार्ट करेंगे ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लड कल्चर की रिपोर्ट नहीं आई होती और हमें नहीं पता कि वेदर इट इज बैक्टीरियल विच कल्चर, ठीक है। तो हमें फौरन अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को देना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राम पॉजिटिव इंक्लूडिंग मर्सा, उसमें हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं, सेफेटेक्साइम देते हैं, जो अंडर ब्रांड नेम ट्रेक्सोन के नाम से सेफेट्रेक्सोन आता है, 250 mg IV। ग्राम नेगेटिव में हमारे पास ऑर्गेनिज्म सूडोमोनाज या इकोलाई होते हैं, जो मेनली यूटीआई कॉज करते हैं। इसमें हम जेंटामाइसिन देते हैं, जो अंडर ब्रांड नेम जेरामाइसिन आता है, 40 mg। इन केस ऑफ इकोलाई मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो ड्रग है वो है हमारी मोस्ट कॉमन नोविडेट, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, या फिर अगर इससे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो हम फोस्फोमाइसिन की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। एनारोब्स में हमारे पास अगर एनारोबिक कल्चर आ जाए तो मेट्रोनिडाजोल, ब्रांड नेम फ्लैजिल, 400 mg TDS ये देंगे, ठीक है। फ्लूइड रिससिटेशन में पेशेंट अगर हाइपोटेंशन में जा रहे हैं तो हम फौरन 500 ml बोलसेस देंगे, क्रिस्टलाइड्स विद 0.9% NaCl विद इन 3 आवर्स। उसका यूरिन आउटपुट मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टेट के लेवल्स, क्योंकि ये सारी वजह बन सकती हैं उसके सबसे सेप्टिक शॉक में जाने के लिए। और फ्लूइड ओवरलोड का अवॉइड करेंगे, हम जितना इनिशियल फ्लूइड देंगे, जितना इनपुट देंगे, इनपुट आउटपुट हम चार्ट, हम ऐसे पेशेंट्स का इमरजेंसी कंडीशन में चार्ट्स बना देते हैं, इनपुट आउटपुट चार्ट, बीपी मॉनिटरिंग चार्ट, वाइटल, सैचुरेशन, सारी चीजें हम फौरन हर अर्ली मैनेज कर रहे होते हैं कि पेशेंट आया के सेप्टिक शॉक में जाते हुए ऑर्गेनिक डिस्फंक्शन में तो नहीं जा रहा। वेजोप्रेसिन एंड सपोर्टिव केयर में अगर पेशेंट हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट किया और वो परसिस्ट रह रही है फ्लूइड्स के बाद भी, हम देख रहे हैं कि बंदे का बीपी रेस कर ही नहीं रहा, तो हम आईवी फॉरन फर्स्ट लाइन में नोर एपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हम वेजोप्रेसिन में एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन दोनों दे सकते हैं। और आइनोट्रोप्स देते हैं जो कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज करें ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन हो सके। उसमें मेन कॉमनली हमारे पास इमरजेंसी में डोब्यूटामीन है। तो हमारी ये जो ये दो एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन आईबी 1 mg और साथ आइनोट्रोप्स में डोब्यूटामीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मेडिकेशन। मॉनिटर हमने ये करना है कि आपको जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन 65 मिलीमीटर मर्क्यूरी, आउटपुट आपका ग्रेटर देन 0.5 ml पर केजी पर आर के लिहाज से मेंटेन रह रहा हो। आपके लैक्टेट के लेवल जो एनरोब्स की वजह से बढ़ गए हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए और आपका मेंटल स्टेटस भी इंप्रूव हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि पेशेंट जो है वो ऑर्गेनिक डिस्फंक्शन में चल जाता है, उसके जो ऑर्गन जो है वो फेलियर्स होना शुरू हो जाते हैं, किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, हार्ट फेलियर। पेशेंट के ओवरऑल एंडिंग यही होती है कि उसके जिस्म के सारे जो मेन ऑर्गन्स हैं वो जवाब देने लग जाते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डीआईसी, इट इज वेरी कॉमन। डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डेथ, हाई मोर्टेलिटी इन अनट्रीटेड शॉक। ओके, अर्ली रिकॉग्निशन अगर हम कर लेंगे, अर्ली हम इसको एवेल्युएट कर लेंगे कि ये सेप्टिक शॉक है और ये किस कंडीशन, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो बेटर आउटकम्स आ सकते हैं। स्टार्ट ट्रीटमेंट इमरजेंसी विद इन 1 आवर। यूज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सेप्सिस बंडल। सेप्सिस को देखते हुए इसके लिए हमें एक आईसीयू और ओवरऑल हमारे एनेस्थीसिस्ट और सारे जो एक ना इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर ये अप्रोच सेप्सिस का पेशेंट हमें करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा जो है सेशन एंड होता है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम नेक्स्ट डे पे रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मुझे यकीन है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप जो सवाल करना चाहें आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं।